Students, how do you all? This is constructive physics. Now this time to constructive physics in your way. So this is class 10 chapter 14 sources of energy part 6. We have to bring part 6 now, and this is the last second part. So in this we have to clear about the energy from the sea or ocean. Okay, so in this part we have to do energy from sea and ocean. So students, now we have to start. So what is in वाटर इन ओशियन इज ए स्टोर हाउस ऑफ हीट एनर्जी. जो पानी के अंदर, जो समुद्र के अंदर पानी होता है वो एक तरीके का स्टोर हाउस होता है ऑफ हीट एनर्जी. बहुत सारी हीट एनर्जी होती है. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, एंड वी नो दैट जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है 42.00 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन. ठीक है सर. सो विच इज़ वेरी हाई. सो द एनर्जी फ्रॉम द सी इज़ ऑब्टेन इन 3 फॉर्म्स. तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सी से जो हमें एनर्जी मिलती है वो 3 तरीके से मिलती है. वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी. आई हैव टू रिपीट इट अगेन. दैट इज़ वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी. ओके. So first of all we have to discuss about wave energy. So students, this is wave energy. Wave energy, wave power P. Okay, so wave energy first of all we have to discuss about. After that we have to discuss about tidal energy. So wave power, when wind blow from across the sea surface, it transfer the energy of wave. ठीक है. ठीक क्या कह रहा है कि जो वेव पावर है, मतलब जो वेव्स हैं, जो विंड है, जो समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलती हैं काफ़ी तेज़ जो सरफेस के ऊपर, तो वो क्या करती हैं, ट्रांसफ़र टू द वेव. जो एनर्जी है वो उसको किसको ट्रांसफ़र कर देती है, वेव्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं. सो दे आर पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो वो जो हैं, जो मतलब समुद्र के ऊपर जो हवाएं चलती हैं उनको ही बेसिकली वेव एनर्जी की फॉर्म की बात कर रहा है. ठीक है. सो वो क्या कर देता है, काफ़ी पावरफुल सोर्स होता है एनर्जी का. द काइनेटिक एनर्जी, जब आप हवा है, विंड है, मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी ही होगी वहाँ पे. तो क्योंकि मूव किसी भी मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर रोटेट द टर्बाइन ऑफ जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा. देखो बेटा, सोलर में जब हमने किया था पिछले पार्ट में, तो देखो उसमें हमें किसी टर्बाइन को मूव कराने की नीड नहीं पड़ी थी, कोई जनरेटर नहीं लेना था, सीधा कन्वर्ट हो गया था. बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टर्बाइन भी यूज़ करनी पड़ेगी और जनरेटर भी लेना पड़ेगा, सो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं. इट कैन बी यूज ओनली इफ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो. बेटा स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होगी ना तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. हाई वाटर वेव्स राइजेज इन द सी. ठीक है. जो भी हाई वेव उठती हैं, जो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं. ठीक है. व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉप टू ब्लो, द इलेक्ट्रिकल जनरेटर स्टॉप, डू नॉट प्रोड्यूस. जब तेज़ हवाएं चलने बंद हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी काम करना बंद कर देता है. ठीक है. उसके बाद हम करते हैं टाइडल एनर्जी. सो बेटा टाइडल एनर्जी, तो आपको पता है जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, यू कैन से इन हिंदी ज्वार भाटा, दैट इज़ टाइडल एनर्जी. एंड द टाइडल्स आर कम इन द सी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ. ठीक है. ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड द अर्थ, दीज टाइडल्स आर टू कम. सो इट मे बी हाई टाइड और इट मे बी लो टाइड. क्लियर. ठीक है. सो हाई टाइड इज व्हाट, द राइज ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज कॉल्ड हाई टाइड्स. ठीक है. एंड द फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल ऑफ ए मून इज कॉल्ड लो टाइड. ओके. इफ द सी वाटर इज गोइंग हाई, then this is called high tide, and if sea water is gone down, then this is called low tide. You can see it in the picture also. Here I show you a picture in which you can see it in 3D visualization. See, is it visible to you? Yes. Okay students, so now you can see here that is high tide and that is the low tide. Okay students, now we have to study about tide. So beta, here what is tide? The alternate rise and fall of water of the ocean twice in is nearly 24 hours is called tide. Clear. Means you can say that the rising and the lowering, the rising and the lowering, this is the rising and lowering of the water of the sea. ठीक है. इन द ओशियंस ट्वाइस इन नियरली 24 आवर्स. 24 आवर में कम से कम 2 बार ऐसा होता है
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं. ओके, इट हैपन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सम एक्सटेंडेड by the sun and on the water of the ocean. ठीक है, basically this is happened because the gravitational pull of attraction means you can say कई बार क्या करता है, मून अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और कई बार अर्थ मून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है. तो इसी चक्कर में इनके बीच में क्या चलता रहता है कि युद्ध, एक लड़ाइयाँ चलती रहती है. इसको हम बोलते हैं टाइड. दैट इज़ जब मून को लगता है कि मैं खींच ले सकता हूँ तो वो अपनी तरफ उसको, क्योंकि आपको पता है 70% वाटर है तो वाटर पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना. हालांकि आपको पता है कि मून की जो ग्रेविटी है दैट इज़ 1 पॉइंट एंड ऑन द अर्थ दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू द मून, बट फिर भी इट विल स्टिल ट्राई टू अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ. क्लियर? तो दिस हैपन बिटवीन द अर्थ एंड द moon. So here students, the movement of water between the high and low tides provide a very large source of energy, so we have to use this source. Okay, the movement of water between the high and low tides provide a very large source of energy, and in the coastal areas of the world, maximum it will happen in the coastal area. The initial energy can be harnessed by constructing a tidal dam. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक डैम, एक बांध बनाना पड़ता है. ठीक है, अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग टू द सी. ठीक है, सी के एक नैरो ओपनिंग पे. तो हम इसके बारे में अब अच्छे से पढ़ते हैं. तो एक हाई टाइड के लिए बनाओगे आप, एक लो टाइड के लिए बनाओगे. तो पहले हम हाई टाइड का कर लेते हैं. ठीक है, सी हेयर फॉर हाई टाइड. ओके, सी स्टूडेंट्स, हेयर यानी सी इज हेयर. सो दिस इज द टर्बाइन. बेसिकली हमारा जो मेन मोटर रहता है वो यही रहता है कि हम किसी भी तरीके से टर्बाइन को एक बार मूव करा दें और उसके साथ हमारा जनरेटर अटैच होता है तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे देखो, ये हमने एक डैम बनाया हुआ है, यहाँ से पानी नीचे फ्लो कर रहा है इस तरीके से. तो जब ये ऊपर जाएंगी टाइड्स, तो जितना ऊपर जाएंगे तो वो नीचे आएंगे फिर एकदम से, फिर वो नीचे आएंगे तो इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे. और यहाँ पर हमने लगा दिया एक टर्बाइन. ठीक है, तो वो घूमेगा तो उसके साथ जो एक्सेल अटैच है वो भी घूमेगा और इस तरीके से वो कंटिन्यू क्या करता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता. लेट मी आई शो यू इन 3D पिक्चर. ठीक है, जहाँ पे आपको हाई और लो टाइड्स का ये पिक्चर में विजुअलाइजेशन हो जाएगा. सी आपको दिखाई दे रहा है इसमें. तो इस तरीके से होता है बेटा इसमें एनर्जी कन्वर्जन. ठीक है, ओके. अब हम करते हैं अपने इसमें. सो बेटा दिस इज फॉर लो टाइड. इसमें क्या बता रखा है कि वाटर ऑब्टेन एट हाई टाइड. क्लियर? तो ये आपने डैम बना रखा है, इस तरीके से पानी आ रहा है और ये देखो ये टर्बाइन मूव कर रही है और ये लो टाइड के लिए. और ये क्या हमारा यहाँ पे नीचे सी है, तो ये लो टाइड के लिए होता है. जब पानी ऐसे जाएगा, जब पानी नीचे आएगा तो भी इधर से निकलेगा, ऊपर से ऐसे जाएगा तो भी इधर से ही निकलेगा. ठीक है, तो लो टाइड में होता है क्या है, ये देखो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. ओके, तो लो टाइड में क्या होता है बेटा, तो द गेट ऑफ द डैम आर क्लोज सो वाटर लेवल बिहाइंड द डैम राइज अप. मतलब जैसे कि लो टाइड है, ये डैम है, ये लो टाइड मतलब पानी नीचे आ रहा है, तो उस टाइम इसको ना बंद कर दिया जाता है पूरे डैम को. ठीक है, तो दिस रेज वाटर हैव पोटेंशियल, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है, और फिर हम एकदम से क्या करेंगे, एकदम से गेट को खोल देंगे. तो एकदम से गेट को खोलोगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पानी नीचे आएगा. तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा. ठीक है, और उस पानी की वजह से क्या हो जाएगा, टर्बाइन मूव करने लगेगा. टर्बाइन किससे कनेक्ट होती है, जनरेटर. जनरेटर क्या है, जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. अब हाई टाइड के टाइम पे क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग द हाई टाइड द गेट ऑफ द डैम्स आर ओपन. इसमें तो क्योंकि ऑलरेडी हाई टाइड है, ऑलरेडी पानी ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो इसमें हमें गेट क्लोज करने की नीड ही नहीं है, तो गेट ऑलरेडी ओपन होता है. तो आपको क्लियर हुआ. तो लो टाइड में क्या होता है, हम गेट को क्लोज कर देते हैं, बाद में ओपन करते हैं. हाई टाइड में हम क्या करते हैं, गेट को ओपन कर देते हैं डैम के को. द राइजिंग ऑफ वाटर इज अलाउड टू फॉल ऑन ए टर्बाइन ऑफ जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, टर्बाइन पे पानी पड़ेगा, टर्बाइन घूमेगी तो जनरेटर भी घूमेगा, क्योंकि एक्सल से दोनों अटैच होते हैं. इस तरीके से हम पानी की काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो बेटा हर चीज़ के आपको पता ही है कि बेनिफिट भी है और लिमिटेशन भी है. तो इसमें क्या लिमिटेशन है बेटा, टाइडल पावर प्लांट कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एवरीवेयर. जो आपका ये टाइडल पावर प्लांट है उसको हम हर जगह सेट नहीं कर सकते, हर जगह नहीं बना सकते. इट इज़ नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. ये कोई मेजर सोर्स नहीं है, माइनर सोर्स ऑफ एनर्जी है. टू ऑपरेट टाइडल पावर प्लांट वी नीड ए लार्ज वाटर लेवल डिफरेंस बिटवीन
ए हाई टाइड एंड लो टाइड विच इज़ नॉट पॉसिबल एवरीवेयर। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो वाटर डिफरेंस है, वाटर लेवल डिफरेंस है बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, हाई टाइड के बीच में और लो टाइड के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक माही, तो ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ वी हैव टू डू दिस ओशियन थर्मल एनर्जी। ये तीनों इसके ही पार्ट है बेटा। तो हम कौन कौन से कर चुके हैं? हम वेव एनर्जी कर चुके हैं, और हम टिडल एनर्जी कर चुके हैं, टाइडल एनर्जी। अब हम करेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो थर्मल से आपको ओशियन में समुद्र पता चलेगा, थर्मल में जो जहाँ पे हीट की बात करी जाएगी। तो द हीट एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ वाटर इन द ओशियन इज कॉल्ड OTE। ध्यान से सुनो बेटा, डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द हीट एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल, डिफरेंट जो पानी होता है, पानी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं बेटा, उन लेयर्स के बीच का जो डिफरेंस है, उन लेयर्स के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, इस ओशियन थर्मल पावर प्लांट में। क्लियर? देखो तो हम कैसे कर रहे हैं। अब देखो, द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ द सरफेस इज हाई। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो पानी का टेम्परेचर होता है सरफेस के ऊपर क्या होगा बेटा? हाई होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर एट डीप लेवल। सपोज करो दिस इज वाटर, ये पानी है, तो जो पानी होगा आपका वो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर उसका हाई होगा, और जो उसका डीप लेवल होगा वहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा? लो रहेगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक तरीके का डिफरेंस हो गया। सपोज करो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 20 है, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 80। जो डिफरेंस आया है ना, उसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। समझ गए आप? ठीक है, तो देखो बेटा क्या कह रहा है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस इज हाई एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर एट हाई लेवल, डीप लेवल। ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस हीट एनर्जी इज ड्रोन फ्रॉम द सी एंड यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब कैसे कन्वर्जन होता है वो हम आपको भी तो बता देते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं, हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। उसको हम कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। क्या कहते हैं हम उसको? OTEC। ये एक डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछ ली जाती है MCQ में 10th क्लास में। दैट इज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। ये वो पावर प्लांट है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर। बाद में मैं इसको आपको 3D में भी दिखा दूँगी पिक्चर में। देखो बेटा, यहाँ पे ये अपना ओशियन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? वाटर है। क्लियर? तो ऊपर वाली सरफेस पे तो कैसा होगा? टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर अगर हाई है तो वार्म वाटर होगा, नीचे वाले पे टेम्परेचर लो होगा तो कोल्ड वाटर। दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम बेटा? यहाँ पे आपका वाटर एक्सचेंजर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जाएगा ऐसे। क्लियर? और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक पंप लगा होता है, यहाँ पे भी लिक्विड वेपर लगा होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये इसके अंदर जाएगा इस तरीके। तो लो वाटर इधर से जाएगा और जो ऊपर वाला हाई वाटर है वो इधर से क्लियर हो जाएगा। तो जब दोनों इधर से आएंगे तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट मिलेगा आपको। ठीक है, जब दोनों को हम अलग अलग लेके जाते, दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा, और उसी डिफरेंस को हम क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसको घुमाने के लिए। चलो अब इसका हम एक बार अच्छे से मैं आपको एक बार पिक्चर में दिखा देती हूँ, ताकि आपको 3D में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो आपको इस तरीके से इसमें चेंजमेंट करना है। चलो, अब करा है फॉर ऑपरेटिंग। अगर आपको इसको ऑपरेटिंग करना है तो कम से कम टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस तो होना ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो अच्छी बात है, बट मिनिमम ये टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर नहीं है तो वो ऑपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, द वॉर्म सरफेस ऑफ द वाटर यूज टू बॉयल लिक्विड लाइक अमोनिया। जो इसका वॉर्म सरफेस है वो क्या काम करता है बेटा? वो उसको गर्म करने के काम आता है। टू बॉयल लिक्विड लाइक अमोनिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द वेपर ऑफ दिस लिक्विड एट हाई प्रेशर यूज टू रोटेट टर्बाइन ऑफ जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे हमें ऊपर वेपर मिला था, ये वाला जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये देखो ये आया था लिक्विड वेपर, इसी से हम इस टर्बाइन को मूव कराते हैं। यहाँ पे जनरेटर लगा होता है। ठीक है, ये वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल है इधर। तो जो कि गर्म वाला एरिया है ना ऊपर वाला, तो उससे वाटर वेपर निकलेंगे, क्योंकि गर्म जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसमें वेपराइज तो होता ही है वो। ठीक है, जैसे आपने कोई भी पानी को गर्म किया तो उसमें वेपराइजेशन होता है, मतलब गैस निकलती है, ऊपर भाप निकलती है, उसी को हम वेपर बोल। और उसी को क्या कर रहा है? वो टर्बाइन को मूव कर रहा है। टर्बाइन किससे कनेक्ट है? जनरेटर से कनेक्ट है। ठीक है, और जनरेटर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओके। तब कह रहा था वेपर ऑफ दिस लिक्विड एट हाई प्रेशर यूज टू रोटेट टर्बाइन। टर्बाइन को मूव करेगा तो जनरेटर प्रोड्यूस कर देगा इलेक्ट्रिसिटी। द
Unused vapor convert into liquid by cold water from the deep ocean. This process repeated continuously to convert ocean thermal energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, अब देखो बेटा इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज, दिस प्लांट कैन बी ऑपरेटेड फॉर 24 आवर्स इन ए डे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मतलब एक दिन में 24 घंटे तक ये ऑपरेट कर सकता है। जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है बेटा? जियो मीन्स होता है अर्थ, थर्मल मीन्स होता है हीट। द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द हॉट स्पॉट ऑफ अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर। अर्थ के 3 लेयर होती है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सो कह रहा है कि जो अर्थ के क्रस्ट में जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, जो हॉट स्पॉट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जियो थर्मल एनर्जी। इट इज़ नॉट ड्राइड फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से नहीं ड्राई हुआ, सन से सूखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब हॉट स्पॉट क्या होता है बेटा? द रीजन इन द क्रस्ट वेयर द हॉट मैग्मा इज कलेक्टेड आर कॉल्ड हॉट स्पॉट। ठीक है, मतलब हमारी अर्थ के जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसका वो एरिया जहाँ पे हॉट मैग्मा कलेक्टेड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। मैग्मा क्या होता है बेटा? द मेंटल ऑफ द अर्थ हैज मोल्टन मास कोल्ड मैग्मा। जो पिघला हुआ मास हमारी अर्थ के अंदर, क्रस्ट में क्या होता है? हॉट स्पॉट होता है आपका। ठीक है, मेंटल में क्या होता है आपका? मैग्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स, गैसेस, स्ट्रीम्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। इसके अंदर क्या क्या होते हैं बेटा? मैग्मा के अंदर मोल्टन रॉक्स होती हैं, गैसेज होती हैं, स्टीम्स होती हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गीजर या हॉट वाटर स्प्रिंग्स। गीजर क्या होता है? हॉट जो अंडरग्राउंड वाटर है कम्स ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द अर्थ सरफेस इन सर्टेन रीजन्स। क्या कहता है? जहाँ पे गर्म पानी निकलता रहता है, जैसे कि आपने पता होगा गुड़गांव में एक सोना नाम की जगह है, वहाँ पे भी अपने आप गर्म पानी निकलता रहता है। द हॉट अंडरग्राउंड वाटर, जो अंदर से गर्म पानी के स्रोत हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ से अर्थ के सरफेस से कुछ एरियाज में, ठीक है, सरफेस इन सर्टेन रीजन्स वेयर क्रस्ट इज वीक इन फॉर्म ऑफ फाउंटेन इज कॉल्ड गीजर। मतलब वहाँ से अपने आप गर्म पानी निकलता रहता है, जिसको हम गीजर की तरह यूज करते हैं। अब देखो बेटा, इसके एडवांटेज भी होते हैं, इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं, हर चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो अब तक देखो आपने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि मतलब जो सन हमारा सी है उससे हमें कौन कौन सी, तो हमें सी से 3 तरीके से एनर्जी मिलती है, वेव एनर्जी की फॉर्म में, टेडल एनर्जी की फॉर्म में, और अपना हमने अभी लास्ट पढ़ा था जियोथर्मल एनर्जी वाला भी पढ़ा है। ठीक है, सी एनर्जी के फॉर्म में भी। तो बेटा देखो, मतलब बेसिकली हमारे, अगर हम आपको बताऊं, जितना मैंने चैप्टर पढ़ा उसमें मैंने एक कंसेप्ट को बार बार यूज किया, एक सिर्फ सोलर सेल वाले सिस्टम को छोड़ के। उसमें देखना हमने हर एक में ना टरबाइन को घुमाया है। किसको घुमाया? टरबाइन को। टरबाइन किससे कलेक्ट होती है? जनरेटर के साथ। और जनरेटर से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ये हम एक बेसिक कंसेप्ट यूज करके चल रहे हैं। ठीक है, ये हम बेसिक कंसेप्ट यूज करके चल रहे हैं बेटा। तो आपको क्या याद रखना है? अगर मैं इस टरबाइन को कोल का यूज़ करके, मतलब वेपराइजेशन से घुमाते, तो क्या हो जाएगा? थर्मल पावर प्लांट। क्या हो जाएगा बेटा? थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से सपोज करो, मैं सन जो अपना ट्रिडल वेव वगैरह है, जो उनके बीच में डिफरेंस है, उसकी वजह से घुमा रहे हैं, तो भी हम वो कर रहे हैं, इसको टरबाइन को घुमाएंगे, जनरेटर प्रोड्यूस होगा। तो मीन्स कि आपको ये याद रखना है बेसिकली कि हमारा जो टरबाइन है उसको कौन घुमा रहा है। ठीक है, तो अगर हम टरबाइन को डैम्स प्रोड्यूस करके उसकी काइनेटिक एनर्जी यूज करके घुमाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? हाइड्रो पावर प्लांट हो जाता है। अगर पानी का वेपर्स की फॉर्म से आप उसको घुमाते हो, तो वो कौन सा हो जाता है? आपका थर्मल पावर प्लांट हो जाता है। सी की कोई भी एनर्जी यूज़ करते हो, सी की एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो, समुद्र की किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे सी की एनर्जी यूज़ करें। मतलब टाइडल हो, चाहे वेव हो, चाहे जियोथर्मल हो, चाहे ओशियन हो, कौन सी भी एनर्जी हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें टरबाइन को घुमाना है। सोलर सेल में हमें कोई टरबाइन नहीं घुमाना है, सोलर सेल में वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, चलो वो हम करते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या क्या है बेटा इसके? देखो, द कॉन्टिन्यूसली कन्वर्टेड ये इसके फ़ायदे क्या होते हैं बेटा? जो आपका ये है ओशन थर्मल पावर प्लांट, इसमें कंटिन्यूसली जो हीट है ना वो कन्वर्ट होती रहती है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, और इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फ्रेंडली है ये चीज़। इट इज़ चीप, ये सस्ता भी पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है? द डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। मतलब कि इसके लिए देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो अभी इसने बताया था कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जियोथर्मल मीन्स हमें अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट ढूंढना पड़ेगा। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे हमारा हॉट स्पॉट प्रेजेंट हो, वो हमें ढूंढना पड़ता है। तो द रीजन
इन द क्रस्ट वेयर द हॉट मैग्मा इज कलेक्टेड। तो अर्थ के इतने नीचे लेयर तक उसको मतलब पहले तो उसको फाइंड आउट करना, फिर उसको मतलब ड्रिल करना, उस पार्ट को खोदना और फिर उस एनर्जी को यूज़ करना, तो ये काफ़ी टफ टास्क हो जाता है। ठीक है, तो यही बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि द डीप ड्रिलिंग इन द आर्ट टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। टेक्निकली काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है, बट अगर वो पार्ट हमें मिल जाता है तो ये काफ़ी एडवांटेजेबल भी है, हमारे लिए काफ़ी बेनिशियल पॉइंट भी है। ठीक है बेटा, सो आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल part for you, and in next part we have to study about nuclear energy. This is the last part in which we have to study about nuclear fission, nuclear fusion. ठीक है, so stay connected with us for more parts, for more information. ठीक है students, thank you so much. This is constructive physics, and now it's time to constructive physics on your own base. So thank you students, take care, have a nice day, and best of luck for your exams.